नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। इस समय न्यायपालिका पर ऐसी चोट पड़ रही है, सीधे तौर पर नहीं लेकिन चारों तरफ से ऐसी चोट पड़ रही है कि अब जज साहब लोग तिलमिला से गए हैं। और तिलमिलाना क्या कहें कि मतलब अब ऐसे ऐसे समय में जज साहब लोग परेशान हैं कि क्या निर्णय दिया जाए, क्या नहीं निर्णय दिया जाए। कभी ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति के कदमों में गिर जा रहे हैं। धनखड़ साहब ने जो डांट लगाई है उसके पास तो चीफ जस्टिस साहब भी कांप रहे हैं कि भैया ऐसा ना हो कि ये एनजेएसी लाकर हमारे सारे प्रावधानों को जब्त कर दे। हालत खराब है। दो तरह से मैं इसको विश्लेषण करने जा रहा हूं, आपको वीडियो पर बने रहना है, बहुत मजा आने वाला है। पूरा इंसिडेंट जानकर आप जो है मैं विश्वास दिलाता हूं आपको मजा आ जाने वाला है। पूरा इंसिडेंट आपको समझ में आए इसके लिए मैं इसको विस्तारित कर रहा हूं नरेंद्र मोदी के सामने, यानी प्राइम मिनिस्टर के सामने, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सामने। कदमों पर क्या नाक रगड़ रहा है जुडिशियल सिस्टम, या फिर इसके अपोज उसको इतनी चिढ़ हो गई है, इतना चिड़चिड़ापन हो गया है कि अब इस चिड़चिड़ेपन की वजह से किसी केस को टाल रहा है। मैं पूरी बात बताऊंगा। शुरू करते हैं दोस्तों। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग और कॉलेजियम सिस्टम का सच क्या है, ये इस जो स्टोरी से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के कदमों में कैसे जुडिशियल सिस्टम, और क्या ये सच भी है कि नहीं, एक एक करके सुनते जाइए। पश्चिम बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन, इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पर लगा रहे हैं कार्यपालिका में अतिक्रमण का आरोप। जो बात धनखड़ साहब ने कही, अब इस समय रोंगटे कांप रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए तो सही, बंगाल के मामले पर जब ये कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो ये साहब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। हम लोग इसलिए नहीं राष्ट्रपति शासन लगा सकते क्योंकि हम पर तो आरोप लग रहे हैं न्यायपालिका में आप जो है छेड़छाड़ कर रहे हो न्यायपालिका के साथ। यानी इनको जो है वक्फ बोर्ड को छोड़ देना चाहिए, उसको लेकर पकड़े हैं, और जहां पर अत्याचार हो रहा है वहां पर नहीं पकड़ रहे हैं। मतलब एक तीर से दो निशाना इनका चल जाए। दोस्तों, एक ऐसी खबर है जो ना केवल पश्चिम बंगाल की सियासत को हिलाकर रख देने वाली है, बल्कि भारत के संवैधानिक ढांचे और न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर दायर याचिका की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है जो और भी गंभीर है। यह पहलू है कि कॉलेजियम सिस्टम को जिसे लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं, क्या कॉलेजियम सिस्टम वाकई में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी है, या यह एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जो संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ रही है। आज हम इस स्टोरी में ना केवल पश्चिम बंगाल की सियासी उथल पुथल को समझेंगे, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम के उस सच को भी एक्सपोज करेंगे जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग, क्या है पूरा मामला। पश्चिम बंगाल, जहां की सियासत हमेशा से सुर्खियों में रही है, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में पश्चिम बंगाल की सियासत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक याचिका दायर की गई थी जिसमें पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की मांग की गई। इस याचिका का आधार राज्य में कानून व्यवस्था की कथित बदहाली और हिंसा की घटनाएं थी। याचिका में दावा किया गया है कि मामला बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल रही और राज्य में संवैधानिक मशीनरी टूट चुकी है। इस याचिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिस ममता बनर्जी को कैडर बन चुकी है। माफ कीजिएगा,
पुलिस जो है वो ममता बनर्जी की कैडर बन चुकी है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत ही निष्पक्ष चुनाव संभव है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। ममता ने हाल ही में एक रैली में कहा कि बंगाल में दंगे की साजिश रची जा रही है, लेकिन हम शांति की अपील करते हैं। लेकिन यह सियासी ड्रामे का असली ट्विस्ट तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। यह बयान न केवल पश्चिम बंगाल की सियासत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में कार्यपालिका के क्षेत्र में दखल दे रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या यह कॉलेजियम सिस्टम की वजह से हो रहा है, जो जजों की नियुक्ति और उनकी स्वतंत्रता को लेकर लंबे समय से विवादों में रहा है? आइए इस स्टोरी को और गहराई से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बयान, कार्यपालिका में अतिक्रमण का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। यह उस बड़े संवैधानिक संकट की ओर इशारा करता है जो भारत के लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को लेकर उभर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले में दखल देकर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप से बचना चाहते हैं। यह बयान उस समय आया है जब हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों पर कार्यपालिका और विधायिका की ओर से सवाल उठाए गए। उदाहरण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों को असंवैधानिक करार दिया था। इसी तरह तमिलनाडु के राज्यपाल बनाम राज्य सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के अधिकारों की सीमा तय करते हुए कहा था कि उनके पास विधेयकों पर वीटो पावर नहीं है। इन फैसलों के बाद भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ फैसला देने का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, या फिर यह आरोप केवल सियासी रणनीति का हिस्सा है? इसके जवाब के लिए हमें कॉलेजियम सिस्टम की गहराई में जाना होगा, क्योंकि यह सिस्टम न केवल जजों की नियुक्ति को नियंत्रित करता है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही पर भी सवाल उठाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि दरअसल कॉलेजियम सिस्टम क्या यह है और क्यों है विवादों में। कॉलेजियम सिस्टम भारत में जजों की नियुक्ति की एक अनूठी व्यवस्था है जो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं पाई जाती। इस सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों का एक पैनल करता है, जिसे कॉलेजियम कहा जाता है। इस सिस्टम की शुरुआत 1993 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से हुई थी, जिसे सेकेंड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका सीमित होगी और कॉलेजियम का फैसला अंतिम होगा। लेकिन इस सिस्टम पर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे। सिस्टम अपारदर्शी है और इसमें जवाबदेही का अभाव है। कोई नहीं जानता कि कॉलेजियम जजों की नियुक्ति के लिए क्या मापदंड अपनाता है। इसके अलावा इस पूरे सिस्टम पर परिवारवाद और भाई भतीजावाद के आरोप भी लगते हैं, जिसको अंग्रेजी में नेपोटिज्म कहते हैं। कई बार ऐसे जजों की नियुक्ति हुई है जिनके परिवार के सदस्य पहले से ही न्यायपालिका में बड़े पदों पर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2018 में जस्टिस
KM जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर विवाद हुआ था। सरकार ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कॉलेजियम ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए उन्हें नियुक्त किया। इस पूरे मामले ने कॉलेजियम और कार्यपालिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। कॉलेजियम सिस्टम और कार्यपालिका में अतिक्रमण का भी आरोप लगा है। कॉलेजियम सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा विवाद यह है कि यह न्यायपालिका को असीमित शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करना, वक्फ बिल पर सुनवाई और अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की याचिका पर टिप्पणी, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी बीते 1-2 दिन पहले ही एक बयान दिया था, आपको पता होगा, कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह हो रहा है, जो लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह न्याय के हितों में कोई भी आदेश पारित कर सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस अनुच्छेद का दुरुपयोग हो रहा है। उदाहरण के लिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC को असंवैधानिक करार दिया था। NJAC का उद्देश्य जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका को अधिक भागीदारी देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूत कर दिया। पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हम पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। इस बात का संकेत है कि कोर्ट स्वयं इस विवाद से वाकिफ है, लेकिन सवाल है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? क्या यह सिस्टम न्यायपालिका को इतनी शक्ति दे रहा है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर हो रही है? पश्चिम बंगाल की सियासत और राष्ट्रपति शासन का जहां तक सवाल है, तो हम वहां वापस आते हैं। पश्चिम बंगाल के सियासत पर याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में हिंसा की घटनाएं, खासकर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा, यह दर्शाती है कि ममता बनर्जी की सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में नाकाम रही है। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी और बीजेपी ने इसे जिहादी तत्वों का काम बताया था। दूसरी ओर टीएमसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन धार्मिक उन्माद फैलाकर राज्य में अशांति पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगने का फैसला संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तो केंद्र सरकार उस राज्य में प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन यह एक असाधारण कदम है, जिसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर सवाल उठाए, जैसे कि 1994 के SR बोम्मई बनाम भारत सरकार मामले में। पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह साफ है कि यह इस मामले में सावधानी बरतना चाहता है, लेकिन कोर्ट का यह बयान कि हम पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं, यह दर्शाता है कि वह अपनी सीमाओं को लेकर भी सजग है। कॉलेजियम सिस्टम पर उठ रहे सवालों का जवाब भी ढूंढने के लिए हमें यह समझना होगा कि इस सिस्टम की खामियां क्या हैं और इसका समाधान हो सकता है या प्रमुख खामियां कौन कौन सी हैं। तो खामी नंबर 1, अपारदर्शिता में कमी। कॉलेजियम की कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय होती है। कोई नहीं जानता कि जजों की नियुक्ति के लिए क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं। नंबर 2, जवाबदेही का अभाव।
कॉलेजियम के फैसले की कोई समीक्षा नहीं हो सकती। अगर कोई गलत नियुक्ति होती है तो उसे चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर 3, परिवारवाद और भाई भतीजावाद। कई बार ऐसे जजों की नियुक्ति हुई है जिनके परिवार के सदस्य पहले से ही न्यायपालिका के बड़े पदों पर रहे हैं। और नंबर 4, कार्यपालिका के साथ टकराव। कॉलेजियम सिस्टम की वजह से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगातार तनाव बना रहता है। अब इन समस्याओं का जो है समाधान क्या हो सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एनजेएसी जैसे किसी नए सिस्टम को फिर से लाने की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए, जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही भागीदार हो। दूसरों का कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार करके इसे और पारदर्शी और जवाबदेही बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉलेजियम की कार्यवाही को सार्वजनिक किया जा सकता है और जजों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें स्पष्ट और क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इस वीडियो के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की राह क्या होगी? पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग और सुप्रीम कोर्ट का बयान भारत के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है। यह न केवल पश्चिम बंगाल की सियासत को प्रभावित करेगा, बल्कि यह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन पर भी असर डालेगा। कॉलेजियम सिस्टम, जो इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह समय है कि हम इस सिस्टम की खामियों को स्वीकार करें और इसे सुधारने के लिए सुधारने की दिशा में हम कदम उठाएं। हमारा चैनल इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा और हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराएंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए या फिर इसे सुधारने की जरूरत है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन आखिरी में एक बात, हमारा नंबर है जो कि ऊपर भी चल रहा है, लिखा हुआ है। हमें आप कुछ धनराशि दें, नीचे नंबर चल रहा है 9717458653। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, कुछ ना कुछ धनराशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। हम ऐसे ही सच की तह तक जाकर खबर लाते रहेंगे। कोई दिखावा नहीं, किसी की तारीफ नहीं, बिल्कुल सच, केवल सच। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।